अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम एनालिसिस विद एजाज महर में बात करेंगे पाकिस्तान के एक बहुत बड़े कारखाने पाकिस्तान स्टील मिल के जो है उसको निजकारी के हवाले से मौजूदा हुकूमत फ़ैसला कर चुकी है और उन्होंने जितने भी मुलाजमीन हैं 9,000 से ज़ायद मुलाजमीन सबको उन्होंने गोल्डन हैंड शेक को उसको कहा जा रहा है, लेकिन वो रकम इतनी अच्छी नहीं है और वो शायद जो है वो सिल्वर हैंड शेक उसको कहा जाए तो बेहतर होगा। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी अटका हुआ है और पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने, आपको याद होगा कि 2006 में जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में शौकत अजीज़ वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने जो है इसको औने पौने दामों बेचने की कोशिश की थी और उसमें सऊदी अरब का अल तवारकी ग्रुप भी था, रशियन कुछ कंपनियां थीं और कुछ लोकल थे, आरिफ हबीब वगैरह। तो उन्होंने अपना एक कंसोर्शियम बनाकर रातों रात जो है वो उजलत में तमाम कवानीन को बालाए ताक रखते हुए ये मिल जो है बेचने की कोशिश की थी और 20-22 अरब रुपए में मिल बेचने की जो है वो 75% शेयर्स जो है उन्होंने बेचे थे, जिसको बाद में मुलाजमीन ने बड़ी तवील तहरीक चलाई, सियासी जमातों ने उसकी हिमायत की और फिर बाद में आखिरकार कलअदम करार दे दी उस निजकारी को सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि उस वक्त ये भी कहा जा रहा था कि जिस रकम में मिल बेची गई है उससे कई गुना ज़्यादा रकम की जो मालियत का स्टील मिल की जो ज़मीन है वो पड़ी हुई है, उनको भी खातर में नहीं लाया गया और जो स्टील मिल के अंदर स्क्रैप पड़ा हुआ था उसकी भी काफ़ी बड़ी मालियत थी। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने फ़ैसले में अहम हिदायत जारी की थी उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, लेकिन मसला ये है कि 1973 से जब से ये स्टील मिल शुरू हुआ है पाकिस्तान में 47 साल हो गए। इस 47 बरस में जहां सियासी हुक्मरानों ने उसको नुकसान पहुंचाया और तबाह किया, वहाँ पर जो है वो फ़ौजी जो हुक्मरान इस मिल के बने उन्होंने भी कम नहीं किया, सब ने बहती गंगा से हाथ धोया। तो इस मिल की तबाही में मिलिट्री और सिविल मैनेजमेंट जो है वो इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि इन 47 बरस में तकरीबन आधा अरसा जो है इसके फ़ौजी हुक्मरान सरबराह रहे हैं। तो सवाल ये आता है कि जिन लोगों को न प्रॉपर मिल चलाने का तजर्बा है, सिर्फ अगर जनरल का उनको टैग लगा होता है, रिटायर्ड जनरल हों या कर्नल हों, तो बड़ी तादाद में वो इस मिल का हिस्सा रहे हैं। तो बहरहाल सवाल ये आता है कि अगर स्टील मिल खसारे में है या पाकिस्तान के जो स्टेट ओन कॉरपोरेशंस हैं वो खसारे में है, उनको बेचना चाहती है हुकूमत बजाय इसके कि वो ठीक करे। तो इस हवाले से आपको याद होगा कि इमरान खान ने जब कराची में निश्तर पार्क में धरना दिया था तो उस वक्त मज़दूरों से खिताब करते हुए उन्होंने जो वादा किया था अब वो उस वादे से भी मुकर गए हैं। असद उमर भी यही बात कर चुके थे कि वो स्टील मिल को ठीक करेंगे, मैनेजमेंट कॉम्पिटेंट लाएंगे, मार्केट से लोग लाएंगे जो इस मिल को मेरिट के ऊपर चलाए। उन्होंने वादा किया था मज़दूरों के साथ कि वो मिल को बंद नहीं करेंगे और नई निजकारी इसकी करेंगे। लेकिन अब ये पाकिस्तान स्टील जो एक पाकिस्तान का और पूरे एशिया में एक बड़े इदारों में इसका शुमार होता था, अब उसको जो है निकम्मेपन, नाअहली और सियासी और बिज़नेस इंटरेस्ट जो थे हमारे हुक्मरानों के, उसके भीड़ चढ़ा दिया गया और ये इतना बड़ा कारखाना जो है वो बर्बाद करके रख दिया है इन्होंने। इसमें आपको याद होगा कि ज़ाहिर है कि जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इसका इफ्तिताह किया था और फिर बाद में कुछ अरसे के लिए मिल बंद भी रही, फिर ज़िया-उल-हक ने जो है वो उसको 85 में चलाया और उसने इफ्तिताह दोबारा करके कहा कि जी हम इस मिल को चलाएंगे। तो एक प्राउड पाकिस्तान के लिए ये इदारा बना था, लेकिन अब जो है उसकी खस्ता हाली है। नवाज शरीफ के दौर में पिछले में 2015 से लेके आज तक इसका कोई मुस्तकिल CEO नहीं बनाया, न उसको चेयरमैन को लगाया ताकि उसकी मैनेजमेंट को ठीक करके चलाया जा सके। 37 करोड़ के करीब इसका माहवार तनख्वाह का बिल बनता था। तो ये गवर्नमेंट जो है मज़दूरों के खौफ से और सियासी मुखालफत की वजह से वो बिल तो अदा करती आई, लेकिन मिल को चलाने के लिए उन्होंने पैसे फराहम नहीं किए। इन्होंने मोटरवे पे तो अरबों डॉलर कर्जा लेके वो तो बनाए, लेकिन ये इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर
वन ऑफ द बिगेस्ट एशिया का एक बड़ा इंडस्ट्रियल यूनिट था, कम्प्लेक्स था, जिसको उन्होंने आगे चलने नहीं दिया। मियाँ साहब पे ये भी तनकीद होती रही कि वो खुद लोहे का कारोबार करते हैं, इत्तेफाक फाउंड्री उनकी है, स्टील मिल्स हैं, और जो फिर स्टील इंडस्ट्री के जो इसमें इन्वेस्टमेंट की लोगों ने, उन्होंने मिलजुल के स्टील मिल का बेड़ा गर्क किया। पीपल्स पार्टी पे ये इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने हद से ज़ायद मुलाजमीन भर्ती किए, और 90 के जो दौर में जब पीपल्स पार्टी की दूसरी हुकूमत आई थी तो उस ज़माने में तकरीबन 27,000 के करीब इसके एम्प्लॉइज़ हो चुके थे, जबकि माहिरीन कहते हैं कि इस मिल को चलाने के लिए 5 से 6,000 मुलाजमीन जो है वो काफ़ी हैं। अगर उसको 1.1 मिलियन जो उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको अचीव करने के लिए इतनी तादाद में मुलाजिम इतने काफ़ी हैं। लेकिन बाद में हमने देखा कि वो मुलाजमीन जो 27,000 जिनकी तादाद हो गई थी वो घटते घटते 13,000 हो गई। अब 13,000 में से भी घट के 9,325 मुलाजिम हो गए हैं, जिन सब को मुलाजमीन को इन्होंने निकालने का फ़ैसला किया है। ईसीसी ने मंजूरी दे दी है, 23 लाख रुपए तकरीबन फ़ी मुलाजिम को उन्होंने देने का फ़ैसला किया है, और उसमें कहा गया है कि तकरीबन कोई 18 अरब 19 अरब रुपए गवर्नमेंट को दरकार होंगे इस मिल को बंद करने के लिए, मुलाजमीन को फारिग करने के हवाले से। तो बात यह है कि हज़ारों एकड़ स्टील मिल की ज़मीन पड़ी है, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, 20 इसकी फैक्ट्रियां हैं, और इतना ट्रेंड मैन पावर इनकी इंस्टीट्यूट्स हैं, कॉलेज हैं, और इसके बड़े शानदार जो उसके और असासा है, इतने 50 साल के करीब, 47 साल बहुत बड़ा अरसा होता है। इस अरसे में जो उन्होंने टेक्निकल एक स्किल डेवलपमेंट की है लोगों की, तो इन सब को निकाल बाहर करने का फैसला जो है समझ से बालातर है। और जिस तरह कहते हैं कि दाल में काला है, तो इस मामले में भी कोई दाल में काला ज़रूर है। इस हुकूमत में शामिल एक वज़ीर साहब जो है वो कोशिश में है कि लोकल कंपनीज़ का कंसोर्शियम बना के वो इस मिल को ख़रीदना चाहते हैं। वो वज़ीर साहब भी खुद सनतकार हैं, उनका बहुत बड़ा एक सनती ग्रुप भी है, तो वो अपने कुछ एक रिश्तेदारों का पावर कंपनी का ग्रुप है, पावर सेक्टर का, एनर्जी का, उनको साथ मिलाकर, और कुछ कराची के दीगर जो अहबाब हैं वो मिलजुल के ये मिल ख़रीदना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने ये फ़ैसला किया है। यानी ख़रीदार भी खुद हैं, बिजनेसमैन भी खुद हैं, फ़ैसला भी खुद कर रहे हैं। तो वो अजीब एक तमाशा बना हुआ है। ये मेरिट की बोलबाला करने वाली दावेदार हुकूमत और स्टील मिल को चलाने की दावेदार इमरान खान और असद उमर, उनके सब के नाक के नीचे इतना बहुत बड़ा ब्लंडर हो रहा है, लेकिन उसको रोकने के लिए कोई उसकी ज़िम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं है। ये बात भी अपनी जगह पे ठीक है कि तकरीबन 1600 अरब रुपए हर साल जो है पाकिस्तान के स्टेट ओन्ड जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके खसारे की वजह से गवर्नमेंट के ख़जाने पे बोझ पड़ता है। लेकिन उसकी ये कतई तौर पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जो है वो एक ऐसा पोटेंशियल वाला इदारा जिसके पास जो अपनी ज़मीन है, 2006 में जो सुप्रीम कोर्ट में असेसमेंट आई थी उसमें तकरीबन 800 अरब के करीब, जो कि अभी मार्केट वैल्यू उसकी 1000 अरब से भी शायद बढ़ गई हो, वो ज़मीन स्टील मिल के पास पड़ी है। भाई 400 साढ़े 400 अरब का उनका खसारा है, वो आप जो है उनको निकाल सकते हैं वो ज़मीन बेच के, और इस तरीके से वो अपना काम चला सकते हैं अगर प्रोफेशनल मैनेजमेंट हो, बजाय इस इदारे को बंद करने के। आयशा सिद्दीक़ा की जो किताब है मिलिट्री इनकॉर्पोरेशन, उसको अगर देखा जाए तो उसमें जो हमारे फ़ौजी वेलफेयर के इदारे हैं वो बरसा बरस से नुकसान में हैं, कितनी ग्रांट्स लेते रहे गवर्नमेंट के वो चल रहे हैं। जो पावर कंपनीज़ हैं, वापडा है, रेलवे को देख लें, लेस्को को देख लें, वो सारे पीआईए है, ये भी इदारे बैठ गए हैं सिर्फ और सिर्फ उसमें जो एक विल नहीं है, पॉलिटिकल विल नहीं है कि एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट लाई जाए जो इन इदारों को चला सके। तो अगर आपने ये पैमाना बनाया है तो फिर जो गैर फौजी इस तरह के वेलफेयर या इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं जिनमें उनके बहुत सारे तकरीबन मोर देन 60 काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज़ जो आर्मी रन कर रही है, तो उसके इदारों को फिर पहले बंद करना चाहिए। और सिविलियन इदारे जिसमें हज़ारों लोगों का, ख़ानदानों का रोज़ी रोटी का दारोमदार है, उन इदारों को बंद करने से पहले
اس پہ گورنمنٹ کو پرائرٹائز بھی کرنا چاہیے۔ اس مل میں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو کیپیسٹی ہے اس میں ایکسپینشن کی، وہ 3 ملین ٹن سالانہ اس کی پروڈکشن تک جو ہے اس کو بڑھایا جا سکتا ہے، لیکن جو اس کی انسٹالڈ کیپیسٹی تھی 1.1 ملین ٹن پروڈکشن کی، اس کو بھی جو ہے اچیو نہیں کیا گیا۔ ہمیشہ یہ انڈر پروڈکشن رہی ہے یہ مل، اور جو بھی مینجمنٹ رہی، تو اگر دیکھا جائے پاکستان کے اندر جو آئرن اور ہے اس کے ذخائر موجود ہیں، بلوچستان میں بھی ہیں، کے پی میں بھی ہیں، تو ان کو جو ہے ایکسپلور نہیں کیا جا رہا۔ مقامی طور پہ خام لوہا جو ہے وہ حاصل کرنے کے بجائے امپورٹڈ جو خام لوہا ہے وہ اس کے حوالے سے زیادہ فوکس رہا، جو ان کے 47 سال میں ہم اس کو لوکل آئرن اور کو ایکسپلور نہ کر پائے۔ تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی کرتا دھرتا تھے وفاقی حکومت کے اور مل کی انتظامیہ کے، وہ ذمہ دار ہیں، ان سب کو کٹڑے میں لایا جائے، بجائے اس کے کہ نیب جو ہے کسی پٹواری کے پیچھے پڑے رہے۔ اتنے بلنڈر کرنے والے، قومی ادارے تباہ کرنے والے لوگوں کو پیچھے اگر نیب پڑے گی تو ان کی نیک نامی ہوگی۔ اور یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ جب یہ مل لگائی گئی تھی تو اس وقت جو مقامی لوگوں سے زمین ایکوائر کی گئی تھی، ان کی ابھی تک لٹیگیشن کے معاملات حل نہیں ہوئے، ان کو کم پیسے دیے گئے تھے، جو کہ سندھ ہائی کورٹ میں ان کے مقدمات بھی چل رہے ہیں، اور جو گورنمنٹ کی طرف سے ان کے معاوضے مقرر ہوئے تھے وہ رقم بھی ابھی تک جو ہے 73 سے 74 سے لے کے وہ سندھ ہائی کورٹ کے جو رجسٹرار ہیں ان کے اکاؤنٹ میں جمع ہوتی رہی ہے۔ اب جن مالکان کی زمین چھینی گئی، وہ قومی ادارے لگانے کے نام پہ ابھی تک ان کے معاملات سیٹل نہیں ہوئے، اور مل جو ہے وہ بیچی جا رہی ہے۔ تو اس وقت 18,660 ایکڑ اس زمین جو ہے وہ الاٹ کی گئی تھی اس کے مل کو، اور اس کی بڑی پرائم لوکیشن پہ ہے، 75 ہم چورس کلومیٹر۔ جو اس کا مین پلانٹ ہے پاکستان اسٹیل مل کا، وہ 10,390 ایکڑ پر جو رقبہ مشتمل ہے اس میں لگایا گیا تھا، اور تقریباً 3266 ایکڑ زمین جو ہے وہ اسٹیل مل کے ملازمین کے لیے مختص کی گئی، جس میں اسٹیل ٹاؤن بنا ہوا ہے، وہ بھی ایک پرائم لینڈ ہے۔ وہاں بھی جو ہے وہ آج کل اگر آپ جا کے دیکھیں تو جو بنگلے وہاں بنے ہوئے ہیں وہ بھی کروڑوں اور اربوں روپے مالیت کے ہیں۔ اس اسٹیل مل کے پاس تقریباً 81 ایکڑ جو ہے رقبے پہ ایک پانی ذخیرہ کرنے کے لیے تالاب موجود ہے، جس میں میٹھا پانی موجود ہے، اور مل کے پلانٹ کو جو ہے ٹھنڈا رکھنے کے لیے سمندر کا پانی لایا جاتا ہے، جو چینل بنا ہوا ہے، وہ بھی اگر آپ دیکھیں تو اپنا اسٹیٹ آف دا آرٹ ایک تھا، اور اس وقت کی جدید ترین ٹیکنالوجی پہ، لیکن اب تو لیٹسٹ ٹیکنالوجیز بھی آ گئی ہیں۔ تو اس مل کی کوئی 10 سال سے مینٹیننس پراپر نہیں ہوئی ہے، اس کی اپ گریڈیشن پراپر نہیں ہوئی ہے جدید ٹیکنالوجی کے حساب سے، تو اس میں بھی چیزیں ہیں، اس میں بڑی کمپریہنسو اسٹڈی کی ضرورت ہے۔ رشیا نے اس پہ آفر کیا تھا، جب زرداری صاحب صدر تھے تو اس وقت صدر پیوٹن کے ساتھ ان کی ملاقات بھی طے تھی، لیکن وہ خارجہ پالیسی کے تقاضے سو کالڈ ہیں، وہ اس کی نظر ہو گئے اور وہ ملاقات بھی نہیں ہو سکی۔ تو ری ہیبلیٹیشن کے لیے رشیا نے لون اور ایکسپرٹیز جو ہے آفر کی تھی، لیکن وہ معاملات بھی آگے نہ بڑھ سکے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی جو ہمیشہ ہمارے فوجی بھائی بناتے رہے ہیں وہ امریکن سنٹرک ہے، اور امریکہ نے ہر وقت پاکستان کو دھوکہ دیا، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے پالیسی سازوں نے اس پہ فوکس کبھی بھی اپنا تبدیل نہیں کیا۔ تو اب اس خطے کی جو بدلتی صورتحال ہے اس میں رشیا، چائنا اور دیگر جو وینیوز ہیں پاکستان کو اس کی طرف جانا چاہیے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پر جو فوجی اور سویلین حکمران رہے وہ امریکن کے پٹھو بن کے بننے کو زیادہ ترجیح دیتے رہے ہیں، جس وجہ سے ہماری ایک آزاد حیثیت جو ہے وہ متاثر رہی، ہم ہمیشہ بلیک میل ہوتے رہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جون 2006 میں سپریم کورٹ نے جو رولنگ دی تھی اس میں جو شوکت عزیز نے نجکاری کی تھی اس کو کالعدم قرار دیا تھا، اور سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ جو عجلت میں یہ فیصلے کیے گئے ہیں، ایک ہی روز میں 3 اداروں سے سمریاں سائن کروا کے فوری طور پہ یہ مل بیچی گئی، وہ طریقہ کار بھی ٹھیک نہیں تھا، اور پھر پابندی لگائی تھی سپریم کورٹ نے کہ یہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا ایشو ہے تو اس میں جانا چاہیے، لیکن آج تک 2006 سے لے کے یہ ایشو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں ڈسکس نہیں ہوا،
اور یہ حکومت بھی ایک سمری اسٹائل کے اندر جس طرح فوجی عدالتیں فیصلے کیا کرتی تھیں، یہ اتنا بڑا نیشنل اسیٹ جو ہے اس کو اونے پونے داموں اپنے لوگوں کو بیچنے کے لیے وہی طریقہ اختیار کر رہی ہے۔ تو پھر اتفاق فاؤنڈری کی وجہ یا کسی اور وجہ سے اسٹیل مل کو نقصان میں ڈالنے والے میاں نواز شریف پہ جو الزام لگتا رہا، یا پیپلز پارٹی پہ جو الزامات لگتے رہے، یا فوجی اور سویلین جو اس مل کو چلانے کی انتظامیاتی سربراہ تھے ان پہ انکمپیٹنس کے جو الزامات لگتے رہے، سیاسی جو ہے وہ کمپرومائز کرنے کے حوالے سے جو چیزیں چلتی رہیں، تو عمران خان صاحب آپ نے جو وعدے کیے تھے یہ سب کچھ اس کے الٹ ہو رہا ہے، اور پھر کل آپ کا نام بھی جو پاکستان کے بدترین کرپٹ حکمران تھے ان میں سر فہرست ہوگا۔ بہتر یہ کہ آپ مداخلت کریں اور اس پہ مل کو چلانے کے لیے کوئی حکمت عملی بنائیں بجائے اس کو بیچنے کے۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارا چینل ابھی تک اگر سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔